Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Now I am going to start Science chapter first, crop and food production. Let's now start crop and food production. जिसका फर्स्ट टॉपिक फूड रिसोर्सेस. Food is one of our basic needs. Do you know? Food is one of our basic needs. We can't live without it. Without food, we can't live. हम लोग नहीं रह सकते. It is required for growth. इस फूड की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? तो our body development, growth, body repairs and to perform several functions in our body. हमारे बॉडी में होने वाली होल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फूड नेसेसरी है. आवर फूड रिसोर्स इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि फूड जो है वो डिपेंड होता है एग्रीकल्चर पर एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के रेयरिंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग को जो फूड मिलता है, जहाँ से हम फूड गेन करते हैं, वो है मेनली एग्रीकल्चर एंड सेकेंडली रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. एग्रीकल्चर, द स्टडी ऑफ साइंस एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर रेजिंग क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर. यानी एग्रीकल्चर को हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे अभी हमने किया. एग्जाम्पल, सेरेल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड मीट, एग, हनी. दैट मीन्स वी गेट vegetables, cereals, pulses, fruits from plants and we get meat, egg, honey, etc. from animals. Means plants और animals both, ये दोनों के दोनों हमारे फूड रिसोर्स हैं और ये इनसे हमें फूड गेन होता है. मीन्स हम सभी जितने भी कंज्यूमर हैं, ये कंज्यूमर इन सब पे डिपेंडेंट है. फूड प्लांट से हो चाहे एनिमल से गेन करते हो. इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिस एग्जाम्पल्स को हम आपको शो करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं. तो उसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है टाइप्स: सेरेल्स और ग्रेन्स, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली. क्रॉप्स में बाजरा, ज्वार एंड रागी. फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, हेम्प एंड जूट. पल्सेज में ग्राम, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, पीज एंड बीन्स. ऑयल सीड्स में हो जाएगा मस्टर्ड्स, ग्राउंड नट, सनफ्लावर एंड सीसम. रूट क्रॉप्स में हो जाएगा स्वीट पोटैटो. ट्यूबर में होगा पोटैटो एंड टैपियोका. शुगर क्रॉप्स में शुगर केन एंड बीट रूट. प्लांटेशन क्रॉप्स में कॉफी, टी, रबर एक्सेट्रा. नेक्स्ट आपका हो जाएगा मेडिसिनल प्लांट्स में मिंट, तुलसी, सिंकोना एंड बालाडोना. These are the examples of crops. These are the examples of crops. Next है crops plants. Crops plants. अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया, ये crops plants का ही एग्जाम्पल है. Plants grown in field which are consumed by animals or humans. यानी जितने भी crops plants हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं उसे, वो टोटली वो प्लांट्स ह्यूमन और एनिमल्स के लिए होता है, नेसेसरी है, क्योंकि ह्यूमन्स और एनिमल्स ही उसको कंज्यूम करते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रॉप प्लांट्स कहते हैं. इसी क्रॉप प्लांट्स का भी जस्ट हमने जो एग्जाम्पल आपको दिखाया, सेरेल्स, ग्रेन्स, क्रॉप, फाइबर क्रॉप, पल्सेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन. सीजन के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक को कहते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड को कहते हैं रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स.
फर्स्ट लेते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स दीज आर जनरली ग्रोन ड्यूरिंग जून टू जुलाई। यानी खरीफ क्रॉप्स को हम लोग जनरली सोन कब करते हैं, तो जून से जुलाई में करते हैं, जो समर सीजन में आता है। एंड इसे हार्वेस्टिंग करते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, मीन्स विंटर सीजन में। विंटर सीजन में इसको हम लोग हार्वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल पैडी, मेज, कॉटन, सोयाबीन इसेट्रा। ये हो गया आपका खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो गया पैडी, मेज। इसको हैवी वाटर की जरूरत होती है, लार्ज क्वांटिटी में इसे वाटर की जरूरत होती है, इसलिए यह समर में स्टार्ट होता है और विंटर में फिनिश होता है। मीन्स यह रेनी सीजन में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। दीज आर जनरली सोन ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर। मीन्स विंटर में इसका सोन किया जाता है, इसको बोते हैं हम लोग। एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग मार्च टू अप्रैल। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, बार्ली। मीन्स इसको हम विंटर में इसको ग्रो करते हैं और नियरली इसको समर के लास्ट तक इसको हम लोग समर के स्टार्टिंग तक हम लोग इसको फिनिश कर लेते हैं, मीन्स हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड बार्ली। इन सभी प्लांट्स को हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपको हर्बेरियम। हर्बेरियम A herbarium is a systematically arranged collection of dried plants. हर्बेरियम हम लोग वैसे ड्राइड प्लांट्स को कहते हैं जिनको हम एक कलेक्शन अरेंज करके रखते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। सारे प्लांट्स का ड्राई करके, उसको सुखा करके और उसको हम लोग एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसका कलेक्शन रेडी करते हैं। वो स्टडी में हेल्प करता है। ये नोन में हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, वो जनरेशन आते हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स हमारे प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम में थे, जो अभी नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए इस हर्बेरियम की जरूरत होती है, जहां पर कलेक्शंस ऑफ ड्राइड प्लांट्स को कीप करके रखते हैं, ठीक है ना। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो देयर आर certain conditions which help to produce good crops yield। अच्छे फसलों को उपजाने के लिए, गुड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन सभी कंडीशंस पर हमको ध्यान देना होगा। पहला है राइट काइंड ऑफ सॉइल। सॉइल का टाइप्स जो होगा वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कि हमको किस सॉइल में कौन सा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को बिल्कुल गुड क्वालिटी होनी चाहिए, वो वेरीफाइड होना चाहिए, मीन्स वो जर्म्स फ्री होना चाहिए। अमाउंट ऑफ वाटर, आपको वाटर कितनी क्वांटिटी में देना है, इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा। तब जाकर के हमारा जो है फूड का प्रोडक्शन जो है वो इजी वे में और प्रॉपर अमाउंट में होगा, ठीक है ना। मीन्स ये सब जो कंडीशंस हैं जो हमारे प्रोडक्शन को अफेक्टेड कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर हो गया। प्रोटेक्शन भी जरूरत है। अगर आप क्रॉपिंग्स कर दिए और उसे प्रोटेक्ट नहीं किए जर्म से, पेस्ट से, वीड से, तो वो श्योर है कि वो सही नहीं होगा। सही का मतलब कि उसका सही ढंग से प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल पाएगा और हमारा क्रॉप्स जो है अफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सम मेजर्स टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स। गुड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेजर्स को हमको देखना होगा। तो पहला है ओपन ग्राउंड फॉर सनलाइट। आपका जो ग्राउंड होना चाहिए बिल्कुल ओपन होना चाहिए, नेकेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी डेंस फॉरेस्टेड एरिया में अगर आप क्रॉपिंग्स करोगे तो उसमें जो है वो उसका प्रोडक्शन जो है आपका हाई प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका ग्राउंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए जहां सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में मिल सके। सेकेंड पॉइंट है आपका कीप कैटल अवे फ्रॉम फील्ड। फील्ड से आपको कैटल मवेशियों को दूर रखना होगा, नहीं तो आपका सारा का सारा ग्राउंड में जो क्रॉप्स जो ग्राउंड हुआ है वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे, कैटल्स द्वारा उसको ईटन अप कर लिया जाएगा, फिर हमारे पास क्रॉप्स नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट है टिलिंग द सॉइल वेल। सॉइल को अच्छी तरह से
उसे प्लाविंग करना जरूरी है। टिलिंग मीन्स प्लाविंग करना जरूरी है। अगर प्लाविंग करेंगे तो सॉइल जितना ही सॉफ्ट होगा, जितना ही लूज होगा, उतना ही हमारा क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। राइट अमाउंट ऑफ वाटर का एप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए। ऐसा नहीं कि वाटर हम लो क्वांटिटी में दे दें या बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में दें, तो इससे जो है प्लांट्स का जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का भी अमाउंट जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे क्रॉप्स को लो क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है और बहुत हैवी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स डालेंगे, उससे भी हमारा क्रॉप्स जो है डैमेज हो जाएगा। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स को रिमूव करना होगा ग्राउंड से, अदरवाइज ये वीड्स हमारे क्रॉप प्लांट्स को का जितना भी फर्टिलाइजर होगा उन सबको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे क्रॉप्स प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स या वो फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उस प्लांट से अनवांटेड प्लांट्स को यानी वीड्स को रिमूव करना जरूरी है। अनवांटेड प्लांट को ही वीड्स कहते हैं। स्टेप्स फॉर कल्टीवेशन का स्टेप क्या होता है? तो हमारे पास कल्टीवेशन के बहुत सारे स्टेप्स हैं। नियरली हम लोग 8 स्टेप्स में कल्टीवेशन का पूरे स्टेप्स है। तो पहला स्टेप्स आपका हो गया, फर्स्ट स्टेप हुआ सॉइल प्रिपेयरिंग। सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग या फिर उसको हम लोग टिलिंग भी बोलते हैं। प्लोइंग और टिलिंग का मतलब कि लूजिंग द सॉइल बाई प्लाउ मीन्स हल के माध्यम से, ट्रैक्टर से, यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आजकल आ गए हैं जिसके हेल्प से हम सॉइल को लूज करते हैं। फिर उसमें जो बड़े बड़े जो पेबल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं सॉइल का, उसको क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग करने में उसको हम लोग बिल्कुल सॉफ्ट बना देते हैं और इवन वे में अपने लैंड को रेडी करते हैं, जिसको हम लोग क्रशिंग का मतलब हो गया सॉफ्टनिंग ऑफ सॉइल को सॉफ्ट करना। तो ये भी जरूरी है। ये हो गया आपका सॉइल प्रिपेयरिंग। सॉइल प्रिपेयरिंग के लिए जैसे आपको एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हो रहा है सॉइल प्रिपेयरिंग, ठीक है ना, जिसको हम लोग प्लोइंग कहते हैं या टिलिंग कहेंगे। इसमें सॉइल को लूज किया जाता है। तो चाहे हम इस मेथड से करें या फिर ये साइंटिफिक मेथड हो गया ट्रैक्टर द्वारा, इसके मेथड से करें। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स का सिलेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ सॉइल में एप्रोप्रिएट सीड्स का वेराइटीज को हम लोग नहीं अगर चूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाएगा। यूज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हम लोगों को हाई यील्डिंग मीन्स बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड सीड्स को यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो क्रॉप्स है उसका डेवलपमेंट भी वेल हो, हेल्दी हो और हमारा प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं हो। ओके, तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ सीड्स। इसमें सीड्स का सिलेक्शन में हम आपको ये भी थोड़ा सा बता देते हैं कि आजकल हमारे पास जो सीड्स जो है आ रहे हैं वो सीड्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा उसको ट्रीट किया हुआ रहता है, जो जर्म्स फ्री होता है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है और वो साइंटिस्ट यानी हमारे लैब में तैयार किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हायर यील्डिंग वाले वैरायटी सीड्स कहलाते हैं, जिनका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सोइंग ऑफ सीड्स। अब सीड्स को हम लोग सो कैसे करेंगे? तो सो करने के लिए सीड्स को उसके कई मेथड्स हैं। एक तो हो गया ब्रॉडकास्टिंग मेथड, दूसरा हो गया सीड ड्रिल्स मेथड और थर्ड मेथड है आपका ग्रोन सैपलिंग्स, जिसको नर्सरी में रेडी करते हैं और जब वो सैपलिंग्स के रूप में बड़ा बड़ा थोड़ा हो जाता है तब वहाँ से नर्सरी से निकाल करके उसको हम लोग ग्राउंड में ले जा करके उसको सोन करते हैं। सीड ड्रिल्स का मतलब हो गया इसे ट्रैक्टर द्वारा एक ही बार में हम लोग सीड्स को डाल देते हैं और वो डिफरेंट मशीन्स द्वारा उसकी बुआई होती है अलग अलग तरीके से। इसको हम लोग एक डायग्राम से हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ये एक डायग्राम है मेरे पास, हम उसको आपको दिखाते हैं कि सीड ड्रिल्स किसको कहते हैं। तो देखिए ये जो इमेज है ये सीड ड्रिल्स है। इसके हेल्प से हम लोग क्रॉपिंग्स मीन सीड ग्रोइंग सोइंग करते हैं।
और एक हो गया ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हो गया मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड का मतलब हो गया हम अपने हैंड्स द्वारा उसको स्कैटरिंग करते हैं, छिड़क देते हैं, छिड़क करके और उसको प्लॉइंग कर देते हैं, जिससे कि इसमें जो है प्लांट्स का कोई लीनियर वे में नहीं मिलेगा आपको, एक अरेंजमेंट में नहीं मिलेगा, ये जहाँ तहाँ कोई भी क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस होगा। लेकिन सीड ड्रिल से बोने पर यह एक लीनियर वे में होता है, एक प्रॉपर वे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप्स है कल्टीवेशन का, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। हम लोग अपने हम लोग सीड्स सोइंग कर दिए तो उस सीड्स को सोइंग करने के बाद हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से मैन्योर किसको कहते हैं? तो मैन्योर हम लोग बोलते हैं जो वैसा ग्रोइंग मटेरियल्स जो प्लांट्स को अफेक्ट करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इस तरह का मैन्योर को हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं, जिसको हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर्स कहते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर्स, इसको शॉर्ट में FYM, फार्म यार्ड मैन्योर्स। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स रेडी कैसे होता है? तो इसको रेडी करने के लिए हमारे घर से निकले हुए जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स पील्स, वेस्टेड ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे के सारे सबको हम लोग मैन्योर्स कहते हैं। और ये मैन्योर्स में एक और भी तरीके का मैन्योर्स आता है जिसको हम लोग ग्रीन मैन्योर्स कहते हैं। ग्रीन मैन्योर्स में आता है लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स, ये प्लांट्स को सोइंग करने से क्या होता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसमें इसको लेगुमिनस प्लांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके रूट में लिग्यूम्स पाया जाता है, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और एक हो गया कंपोस्ट। ये कंपोस्ट को हम लोग गड्ढा खोद करके और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाल करके रेडी करते हैं। ये सब के सब मैन्योर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। इस ऑर्गेनिक मटेरियल्स में एक और चीज़ आ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में जैसे अर्थवर्म को भी हम लोग मैन्योर में ही, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में ही रखते हैं। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स है कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, यानी केमिकल मटेरियल हो गया। ये केमिकल से रेडी किया जाता है। ये हमारे यहाँ फैक्ट्री, इंडस्ट्री में इसको रेडी करते हैं। जैसे इसमें हो गया NPK, CAN, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, जिसमें NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और CAN का मतलब होता है कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट्स, और ये यूरिया हो गया, ये सुपर फॉस्फेट हो गया। इन सबको, ये सारे के सारे मटेरियल्स केमिकल मटेरियल्स हैं और ये इंडस्ट्री में रेडी होते हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है ना, इनको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप्स है कल्टीवेशन का, इरिगेशन। जब हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर लिए, मैन्योर यूज कर लिए, कंपोस्ट यूज कर लिए, तो इसके बाद हम लोग इरिगेट करते हैं प्लांट्स को टाइम टू टाइम। इसमें ध्यान देना होता है कि हम लोग को प्रोवाइड वाटर अगेन एंड अगेन। वाटर को हमें बार बार देना पड़ता है, लेकिन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, उसकी क्वांटिटी एंड टाइम, समय समय पर, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर और फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इरिगेशन करते हैं, जिसमें क्वांटिटी पर भी ध्यान दिया जाता है कि वाटर कितना हमको देना है। ठीक है ना, जैसे रबी क्रॉप्स है तो रबी क्रॉप्स को लो वाटर क्वांटिटी की जरूरत होती है, और वहीं पर खरीफ में बहुत ज़्यादा। खरीफ ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं जैसे पैडी, धान की खेती, जिसमें पानी हमेशा भरा हुआ रहता है, और वहीं पर रबी क्रॉप्स में टाइम टू टाइम बस केवल हम लोग उसको इरिगेट करते हैं लो क्वांटिटी में। इसका मेथड, आजकल बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे मेथड में हमारे पास दो तरह के मेथड हैं, एक हो गया न्यू मॉडर्न मेथड और दूसरा हो गया एंशिएंट मेथड। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर यूज होता है, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन होता है, कैनाल द्वारा इसका इरिगेशन किया जाता है, पाइपिंग द्वारा करते हैं। ये आजकल का न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके हेल्प से हम इरिगेट करते हैं प्लांट्स को। इसमें वाटर का शेविंग भी होता है और वेस्टेज इसका बहुत कम होता है, नहीं होता है। और नेक्स्ट है एंशिएंट मेथड। एंशिएंट मेथड में वाटर लो क्वांटिटी में भी मिलता था और वेस्टेज भी ज़्यादा हो जाता था, जैसे रेहट, मोट और ढेकुल, ये सब जो है एंशिएंट है।
बहुत पुराना मेथड है। पहले ज़माने में लोग ढेकुल, मोट और रेहट से भी इरिगेट करते थे। नेक्स्ट हमारा स्टेप्स है वीडिंग्स। वीडिंग्स मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट। तो रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम फील्ड से अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकालना। बाहर इसलिए हम लोग निकालते हैं क्योंकि ये हमारे मेन क्रॉप्स को डैमेज करता है, और डैमेजिंग से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वह उस सॉइल की फर्टिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को एब्जॉर्ब न करे, बल्कि वो मैन्योर और कंपोस्ट और ये फर्टिलाइजर्स हमारे मेन क्रॉप्स के लिए रहें। तो उसमें से हमको टाइम टू टाइम ग्रासेस को, ओट्स को, मीन्स जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उन सब को रिमूव करना पड़ता है। और उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कुछ वीपन्स हैं हमारे पास, जैसे खुरपी, हो, इन सब चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मैनुअल मेथड द्वारा हो गया। लेकिन अगर बहुत सारा आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये खुरपी और वो के द्वारा न करके, बल्कि इसको हम लोग पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स डायरेक्टली डाल देते हैं, जिससे वीड्स जो है ग्राउंड के अंदर, क्रॉप्स के अंदर ही, मतलब उस फील्ड के अंदर ही डैमेज हो जाते हैं, रॉटिंग हो जाते हैं, और पेस्टिसाइड्स डालने से पेस्ट जो है रिमूव हो जाते हैं, और हमारा जो है वीड्स से हमको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। अब हमारा फसल जो है, क्रॉप्स जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप्स जो है हमारा पक करके रेडी हो गया है, और इसको अब हमको कट करने की ज़रूरत है। तो आफ्टर मैचुरेशन ऑफ क्रॉप्स, जब क्रॉप्स पक करके रेडी हो गया तो इट नीड्स टू कट, इसको काटने की जरूरत होती है, और रिमूव फ्रॉम ग्राउंड, और ग्राउंड से हटाने की जरूरत होती है। ठीक है ना। आइदर बाई हैंड और बाई मशीन्स। आप उसको हाथ से कटिंग करिए चाहे मशीन से कीजिए। आजकल हमारे पास दोनों मेथड्स हैं। ठीक है ना। ये एंशियंट मेथड, पहले लोग हैंड द्वारा करते थे, इसको मैनुअल मेथड भी बोलते हैं। और ये हो गया आपका मशीन्स। मशीन में दो तरह के मशीन्स हमारे पास हैं। एक होते हैं हार्वेस्टर, जो ग्राउंड से सिर्फ क्रॉप्स को काट करके ला करके हमारे ग्राउंड में फिर स्टोर कर देते हैं एक जगह। और एक मशीन्स है जो कई तरह के काम कर देता है, जिसको हम लोग कंबाइन कहते हैं। ये कंबाइन में डायरेक्टली थ्रेसिंग, विनोइंग और हार्वेस्टिंग तीनों प्रोसेस एक साथ हो जाता है कंबाइन के साथ। तो ये हार्वेस्टिंग का मीन्स हुआ केवल ग्राउंड से क्रॉप्स को रिमूव करना और उसे ला करके एक जगह स्टोर कर देना विथ हस्क के साथ। नेक्स्ट हो गया हमारा थ्रेसिंग। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स फ्रूट्स। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स फ्रूट्स। ग्रेन्स को हम लोग फ्रूट से सेपरेट करते हैं थ्रेसिंग में। ये थ्रेसिंग एनिमल्स के द्वारा भी होता है। पहले इसको एनिमल्स द्वारा करते थे। एनिमल्स को बार बार क्रॉप्स पर घुमाते रहते थे, जिससे वह फ्रूट से ग्रेन्स उसका निकल करके सेपरेट हो जाता था। लेकिन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास थ्रेसर है, और इस थ्रेसर मशीन से हम लोग सिर्फ डालते हैं और ग्रेन्स सेपरेट अलग हो जाता है और हस्क भी अलग हो जाता है। तो ये और भी एडवांस मशीन है। लेकिन उसके बाद हमारे पास है विनोइंग। विनोइंग में होता है कि ग्रेन्स से सीड्स को अलग करना। अलग करने का मतलब कि जब थ्रेसिंग करते हैं तो उसमें ग्रेन्स और उसका हस्क दोनों साथ साथ रहता है, लेकिन विनोइंग में ग्रेन्स और हस्क को मीन्स स्ट्रॉ को बिल्कुल सेपरेट करके अलग कर लिया जाता है, चाहे वो विंड के माध्यम से हम करें या फिर फैन से करते हैं। तो इतने मेथड द्वारा हम लोग इसको बिल्कुल क्लियरली हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग एक साथ अगर करना हो तो हमारे पास एक एडवांस मशीन है जिसका नाम है कंबाइन। इस मशीन से हम तीनों प्रोसेस एक साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है लास्ट स्टेप्स है प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। तो प्रिजर्वेशन है कि जब हमारे पास ग्रेन्स को हम ग्राउंड से उपजाए, उसको कटिंग किए, फिर उसको ला करके उसको हार्वेस्टिंग किए, उसमें थ्रेसिंग, विनोइंग सब कुछ प्रोसेस हो गया। अब सिर्फ उसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व का मतलब किसी न किसी एक जगह ले जाकर के हम उसका स्टोरेज करेंगे, उसको रखेंगे। तो स्टोरेज, बिफोर स्टोरेज एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, काटने के बाद और स्टोर करने से पहले हम लोग को क्या करना होता है? इट नीड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स, बर्ड्स एंड पेस्ट्स। इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को ज़रूरत होती है, नीड्स है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मैलेथियोन, BHC, DDT एंड नीड सन्स।
अर्लियर टाइम में हम लोग नीम लीव्स द्वारा भी इसको करते थे। नीम लीव्स को डाल करके फिर स्टोर करते थे, उससे भी प्रिजर्वेशन हो जाता था, हमारे ये जो ग्रेन्स हैं उसका प्रोटेक्शन हो जाता था। अब आते हैं हम लोग स्टोरेज। जब हम इसको प्रिजर्व कर लिए तो इसको स्टोर कहाँ करेंगे? तो स्टोर करते समय ध्यान देना होता है कि सबसे अच्छी तरह उसको सुखा लीजिए। अपने ग्रेन्स को वेल तरीके से सुखा लीजिए, यह चेक कर लीजिए कि उसमें मॉइस्चर कितने परसेंट है, उसका मॉइस्चर कितना परसेंट है। तो जब वो उसका परसेंटेज नियर अबाउट उसमें मॉइस्चर 3% अगर हो तो फिर उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, उसमें हस्क नहीं होना चाहिए या अनवांटेड कुछ शीट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। वाटर प्रूफ होना चाहिए, जहां हम इसको स्टोर कर रहे हैं वो वाटर प्रूफ होना चाहिए और दीवार से दूर रखना चाहिए। जिस भी गोडाउन में स्टोर करिए, घर में स्टोर करिए या कहीं भी स्टोर करिए, उसको दीवार से दूर रखें, ठीक है ना, अवे फ्रॉम वॉल्स। सूटेबल प्लेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसको स्टोर करते समय ये भी ध्यान देना होगा कि इस ग्रेन्स को हमें मार्केट ले जाना है तो ऐसे प्लेस पर उसको स्टोर करें जहां से ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ईजियर हो, मतलब आसानी से हम उसे मार्केट तक पहुंचा सकें। या फिर उसका टाइम टू टाइम उसको चेक भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टोर करके और उसको भूल जाएं, नहीं, उसको टाइम टू टाइम चेक भी करना चाहिए कि कहीं उसमें फंगस वगैरह, एल्गी वगैरह तो प्रोड्यूस उसमें नहीं हो रहा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन तो है, रॉटिंग तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को बार बार चेक करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। ये स्टेप्स आपका फिनिश हो गया। क्रॉप रोटेशन में इम्प्रूव फर्टिलिटी पहले हम लोग चेक करते हैं फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन में इम्प्रूव फर्टिलिटी का मतलब हो गया कि इसमें जैसे एक क्रॉप्स के बाद दूसरा क्रॉप्स लगाना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बार धान की खेती करने के बाद गेहूं की खेती करते हैं, तो अगर कंटिन्यूअस एवरी ईयर हम धान की खेती के बाद गेहूं की खेती करें तो उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है ईयर बाय ईयर लूज होते जाएगा और फिर फाइनली उसमें बिल्कुल वो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा। तो इसकी फर्टिलिटी को फिर से रीगेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक बार धान की खेती के बाद जहाँ गेहूं की खेती कर रहे हैं वहाँ पर वीट का प्रोडक्शन न करके हम बल्कि वहाँ पर लिगुमिनस प्लांट्स का क्रॉपिंग्स करेंगे, यानी पल्सेस प्लांट का खेती करेंगे। पल्सेस प्लांट्स को ग्रोइंग करने से क्या होता है कि उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसकी फर्टिलिटी को फिर से इंक्रीज कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं, मतलब रोटेट करना, एक क्रॉप्स के बाद दूसरे क्रॉप्स का टाइमिंग को उसको चेंज कर देना, उसके प्रोसेस को चेंज करना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, इससे जो है डिजीज से प्रोटेक्शन भी मिलता है। क्रॉप रोटेशन से डिजीज में प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर हम एक बार, जैसे मान लीजिए कि जो धान की के क्रॉप्स में अगर कोई डिजीज है तो वो नेक्स्ट आने वाला जो क्रॉप्स होगा उसमें भी वो चला जाएगा। तो अगर हम इसको अल्टरनेट करके बोते हैं, मीन्स रोटेट करके अगर हम इसको प्रोडक्शन अगर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो डिजीज का जो एक साइकिल चलता है वो साइकिल ब्रेक हो जाता है और ब्रेक हो जाने से हमारा क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। मीन्स इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एंड क्रॉप रोटेशन से हमें दो बेनिफिट है, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और दूसरी वो डिजीज फ्री हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग्स, किसको कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग्स कहते हैं कि एक ही बार किसी ग्राउंड में एक से ज्यादा खेती करना, जैसे मोर देन वन क्रॉप्स टुगेदर, एक से ज्यादा खेती करना। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको एक के बाद दूसरा खेती करने लगते हैं। एक ही ग्राउंड में एक स्मॉलर प्लांट्स बो देते हैं और एक लार्जर प्लांट्स बोते हैं। स्मॉलर प्लांट्स क्या होता है, वो लार्जर प्लांट के नीचे नीचे ग्रो कर जाता है और लार्जर प्लांट्स ऊपर ऊपर डेवलप कर जाता है। इस तरह से दो क्रॉप्स का प्रोडक्शन एक साथ होता है, एट ए टाइम हो जाता है। इससे हमको बेनिफिट मिलता है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स जो है अर्न कर लेते हैं, मीन्स गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग्स भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कि जब हम नाइट्रोजन को मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके और उसे हम लोग नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस मेरे द्वारा या ह्यूमन बीइंग द्वारा नहीं होता है, ये प्रोसेस कई तरीके से होता है। पहला तरीका है लाइटनिंग।
जो लाइटनिंग होता है, थंडरिंग के टाइम में जो लाइटनिंग होता है उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्जन हो जाता है। दूसरा है लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स भी उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को भी हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, मीन्स नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना है। सम एल्गीज, कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो हमारे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इतने सारे चीज़ें हो गया जो कि ये सब के सब हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के, ये सब फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और लास्ट हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए हम लोग एक साइकिल देखेंगे और जिसके हेल्प से आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन साइकिल किसको कहते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग समझते हैं इस तरीके से। ये हमारा है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वह डायरेक्टली राइजोबियम के रूट में भी जाता है, उसके बाद वहाँ से वो राइजोबियम रूट में चला जाता है और वहाँ से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। फिर इसके बाद में है कि यहाँ से यही नाइट्रेट्स जो है प्लांट्स द्वारा यूज कर लिया जाता है और ये प्लांट्स को जब कोई एनिमल्स खाता है तो उसके बॉडी में चला जाता है और फिर वो एनिमल जिस दिन डेड होता है, डिकम्पोज होता है, तो जब डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करता है तो आफ्टर डिकम्पोजिशन यही नाइट्रोजन फिर से यह एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मीन्स आफ्टर डेड और डिकेइंग होने के बाद फिर से यह नाइट्रोजन के फॉर्म में कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि फिर एक और तरीका भी है, जैसे मान लीजिए प्लांट्स में आया और प्लांट्स का डिकेइंग हुआ तो उस पर मशरूम यानी ये फंगस प्रोड्यूस होता है और फंगस जो है डिकम्पोजर है, वो डिकम्पोज होकर के फिर से वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इस साइकिल को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कई तरीके से होता है। यह अभी तो हम जस्ट आपको बताया है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ऑलरेडी नाइट्रोजन साइकिल का एक पार्ट है, ठीक है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया का भी जो बताया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया भी इस तरह के लेगुमिनस प्लांट के रूट में यहाँ पर पाए जाते हैं और इससे भी जो है यहाँ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये सब के सब नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है। मीन्स नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्जन और नाइट्रेट से आफ्टर डिकम्पोजिशन फिर ये नाइट्रोजन में कन्वर्जन होना, ये नाइट्रोजन साइकिल है। इसके साथ ही ये टॉपिक्स जो है फिनिश, ये चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। थैंक यू।